अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दोनों का गठबंधन हो गया है। इसे आसानी से यूं समझिए कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अब एक ही पार्टी में हैं। शिवपाल ने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर लिया। ये घटना कल की है, लेकिन कल इलेक्शन के शोर के चलते ये बड़ी खबर दब गई। आज हम परिचर्चा इस विषय पर करेंगे कि जब ये दोनों चाचा भतीजा मिले हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या परिवर्तन होगा। क्या ये दोनों मिलकर बीजेपी के लिए कोई बड़ा खतरा है या फिर बीजेपी की राह आसान है। अब अखिलेश यादव पहले के मुकाबले ताकतवर हुए हैं या फिर शिवपाल यादव का नेतृत्व भी उन्होंने स्वीकार किया है। क्या है आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि शिवपाल यादव एक उभरती हुई ताकत और राजनीति में उनकी पुनर्वापसी वो भी दमदार तरीके से, इसके मायने क्या है। बहनों भाइयों, शिवपाल यादव ने ढोल नगाड़े के साथ, बड़ी आवाज़ के साथ, थंपिंग आवाज़ के साथ राजनीति में अपनी पुनर्वापसी की है, दोबारा से वापसी की है। 65 साल की उम्र में शिवपाल यादव ने एक बड़ा करिश्मा करके दिखाया कि डिंपल यादव को 2,88,000 वोट से जितवा कर भेजा। शिवपाल यादव सामान्य तौर पर यह माना जा रहा था कि जब से 2018 में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तब से वो कमज़ोर होते गए। उनकी राजनीति में पहचान भी कमज़ोर होती गई और उनको मिलने वाले जनमत और सीटें भी लगभग ज़ीरो के कगार पर खड़ी थी। और ये माना जा रहा था कि शिवपाल यादव राजनीति के हाशिए पर चले गए हैं और धीरे धीरे उनकी राजनीति खत्म हो रही है। लेकिन बहनों भाइयों, 2022 के मैनपुरी उपचुनाव ने शिवपाल यादव की राजनीति में पुनर्वापसी की बड़े दमदार तरीके से। उनको इमर्जिंग ही नहीं, इमर्ज्ड हुआ एक बड़ा समाजवादी लीडर अब स्वीकार किया जाने लगा। और बीजेपी ने भी माना कि शिवपाल यादव की क्षमता थी कि मैनपुरी को उन्होंने परिणाम को एकदम रॉकेट जैसी ऊंचाई दे दी। अखिलेश यादव से लड़ रही भारतीय जनता पार्टी अब तक ये थी कि सिर्फ अखिलेश से उसे लड़ना पड़ रहा था। शिवपाल साइलेंट थे या समटाइम वो किसी और की कुछ और भूमिका निभाते नजर आते थे। लेकिन इस बार जब चाचा भतीजा एक मिले तो सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं मिले, दोनों दिल से एक हो गए और कारण बनी डिंपल यादव। डिंपल यादव ने चाचा भतीजे के बीच से वो कांटा हटा दिया जिसकी वजह से वो सारी समस्याएं थीं। और चाचा भतीजा के बीच मनभेद और मतभेद, राजनीतिक भेद दोनों थे, तीनों थे। लेकिन डिंपल यादव ने बड़ी आसानी से उस कांटे को हटा दिया। नतीजा, चाचा मन से लग गए और इतने मन से लग गए कि अकेले जसवंत नगर विधानसभा सीट से डिंपल को 1,06,000 वोटों से बढ़त मिली, सिर्फ एक विधानसभा सीट से। रिकॉर्ड है ये। तो शिवपाल यादव ने मैनपुरी में अपनी ताकत का सार्वजनिक प्रदर्शन किया और अपने भतीजे के साथ डटे रहे। दूसरी, इस बीच एक और महत्वपूर्ण बात हुई जिसे शायद गौर नहीं किया गया, लेकिन उसी वक्त ये समझ जाना चाहिए था लोगों को कि शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को अपना नेता स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने मैनपुरी के एक मंच से कहा कि अखिलेश यादव में उनको नेताजी दिखते हैं और वो उनका नाम रखते हैं अब छोटे नेताजी, यानी उस दिन तस्वीर साफ हो गई थी कि चुनाव के बाद ये दोनों एक हमेशा रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो शिवपाल यादव को भी अखिलेश यादव ने अब मन से स्वीकार कर लिया है, मन से। यानी अब शिवपाल और अखिलेश एक साथ चलेंगे। तो शिवपाल यादव आगे क्या करेंगे, उनकी भूमिका क्या होगी। जवाब आ जाया अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा चाचा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो चाचा को क्या पद मिलेगा, प्रदेश का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव या नेता प्रतिपक्ष, या अभी कोई और भूमिका का चयन उनके लिए किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के समीकरण बदले हैं। क्यों बदले हैं? क्योंकि शिवपाल यादव अकेले तो भले कुछ नहीं हों, लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ खड़े होते हैं, पीछे से मुलायम सिंह यादव का उनके ऊपर हाथ रहता है, तो शिवपाल यादव करिश्मा कर सकते हैं। एक बड़े मझे हुए रणनीतिकार हैं और ऐसा विरोधी भी मानते हैं। रणनीतिक और राजनीतिक चालों में शिवपाल यादव का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि उनके पास
राजनाथ सिंह से लड़ने का, कल्याण सिंह से लड़ने का और मायावती से लड़ने का अनुभव प्राप्त है। और अपनी पीढ़ी के वो अकेले ऐसे नेता हैं जो कई विपक्षी पार्टियों से लड़ के इस सरकार तक अपने कायम रहे हैं और अपनी पार्टी उन्होंने स्वयं बनाई है। मैं शिवपाल यादव की काबिलियत का बखान नहीं कर रहा हूं, लेकिन शिवपाल यादव एक अच्छे रणनीतिकार हैं, ये बात सब कोई स्वीकारता है। तो अखिलेश यादव का नेतृत्व और शिवपाल यादव की रणनीति, ये क्या गुल खिलाने वाली है? और बीजेपी को क्या कोई चिंता करनी चाहिए? तो जवाब है हाँ, करनी चाहिए, क्योंकि अब ये चाचा भतीजे ने मिलकर मैनपुरी में जो इतिहास रचा है, ये बीजेपी को आने वाले दिनों में नई चुनौतियां पेश करेगा। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी ये बात कल कही थी रिजल्ट आने के पश्चात कि मैनपुरी में इस परिणाम की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये क्यों ऐसा हुआ? समाजवादी सपना ऐसे साकार होने के पीछे का कारण क्या है? कारण पारिवारिक एकता। और बहनों भाइयों, भारतीय समाज में पारिवारिक एकता की बड़ी इज्जत होती है। और ये परिवार पहले भी मिला था, लेकिन तब मन नहीं मिले थे। इस बार नेताजी के निधन के बाद इनके मन भी मिले हैं। तो अब क्या होगा राजनीति में? बाकी विपक्षी दलों की क्या भूमिका होगी? और बीजेपी चाचा भतीजे से कैसे निपटेगी? चाचा के खिलाफ जांच भी चल रही है। क्या आने वाले दिनों में वो जांच तेज होगी? उनकी सिक्योरिटी भी घट गई है, क्या बाकी भी जाएगी? उनका पार्टी कार्यालय पर भी संकट है, क्या वो छिन जाएगा? और चाचा आने वाले दिनों में उनकी भूमिका समाजवादी पार्टी में क्या होगी? और बीजेपी चाचा को ठीक कैसे करने वाली है? इन सब विषयों पर आज हम परिचर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को समझेंगे और बाई इलेक्शन के बाद यूपी के पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या कोई चेंज आया है, इस बारे में खुली परिचर्चा आयोजित करेंगे। पहले आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें। कुछ अपेक्षा नहीं है, लेकिन हम लोग एक रहेंगे। और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी से निभाएंगे। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके रहेंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अपने दल के। उन्होंने आज समाजवादी पार्टी में आने का काम किया है, साथ हैं हमारे। उनका जहां सम्मान होगा वहीं उनके कार्यकर्ताओं के जुड़ने से समाजवादी आंदोलन और तेजी से आगे बढ़ेगा। शिवपाल सिंह यादव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने पहले भी बार बार अपने स्टैंड बदले हैं। पत्र लिख करके बाकायदा उनको स्वतंत्र करने का काम किया। उससे पहले उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया, समाजवादी पार्टी से रुसवा करके बाहर निकाला था। और आज उनको वो शामिल कर रहे हैं। तो भी संशय तो इस बात को लेकर के खड़े ही है कि शिवपाल सिंह यादव के साथ आने वाले समय में वो क्या व्यवहार करेंगे। कांग्रेस पार्टी जब लोग मिलते हैं तो प्रसन्न होती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है भाई भाई में, भाई भतीजे में, चाचा भतीजे में एकता रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कोई मिलता है, प्रेम बढ़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी चिंतित होती है। तरह तरह के बयान देकर उसे अपमानित करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की तोड़ोनीज से अब देश आज ही जा रहा है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में गुजरात तक सिमट कर रह जाएगी। तो ये जो दूरियां कम हुई हैं और चाचा भतीजा एक हुए हैं, इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी इनसे निपटेगी कैसे, इस बारे में आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ संजीव मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं। दीपक मिश्रा शिवपाल यादव की पार्टी के प्रवक्ता रहे, अब तो खैर मर्जर हो गया। नावेद सिको उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार। प्रदीप सिंह कांग्रेस से हैं। अरुण राजभर SBSP से हैं और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आज आप लोग स्क्रीन पर दीपक मिश्रा को देख के थोड़ा हैरान हो रहे होंगे, लेकिन मैंने इनको जानबूझकर आमंत्रित किया है। PSPL के प्रवक्ता के तौर पे नहीं, बल्कि पूर्व प्रवक्ता PSPL पार्टी, जिसका अब विलय हो गया है समाजवादी पार्टी में। इनसे हम इनके पुराने बयान और अब शिवपाल यादव के साथ इन लोग का क्या होगा, इन सब बारे में खुली चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो संजीव मिश्रा जी, कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ा आज आपसे करना चाहता हूँ और मैं समझना चाहता हूँ, चाचा भतीजा मन से एक हो गए हैं और मैनपुरी में इन्होंने क्या किया आपने देख लिया। आपको फिक्र है कि ये लोग एक हो गए? देखिए, कोई बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग हर चुनाव में तो ये लोग साथ में ही रहे हैं और अब जब स्थितियां इस तरीके की आ गई कि अस्तित्व बचाना है समाजवादी पार्टी को, तो निश्चित रूप से जोड़ तोड़, परिवार एक और ये सब परिवारवादी पार्टी में ये सब चलता रहता है। ये सही बात है
कि अभी पिछले दिनों तो एक पत्र जारी किया था पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, कि भाई वो जहाँ जाना चाहे वहाँ चले जाएं। नेताजी का भी बयान सुनते रहते थे हम लोग कि 150 MLA लेकर के शिवपाल जी अलग हो जाएंगे, बाकी मेरे साथ आ जाएंगे, आपके पास क्या है। तो इस तरीके की चीज़ें जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, मुझे लगता है मैनपुरी में उसमें- जिस और तरह जहाँ के तक परिणाम सवाल आए, मैनपुरी क्या की आपने बात ऐसी आप कर उम्मीद रहे हैं। की थी? और शिवपाल अखिलेश के मिलन ने डिम्पल यादव को 2,88,000 वोट से जितवा दिया। मैं मैनपुरी पे ही आ रहा था कि मैनपुरी के लोगों ने एक्चुअली में नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है, इस बात से मैं सहमत हूँ। हाँ, इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि शिवपाल जी का जो योगदान है मैनपुरी के चुनाव में वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और मैं तो कहूँगा कि उन्हीं की वजह से एक बड़ी जीत उनको वहाँ मिली, और सहानुभूति उसमें प्लस होती है। इन दो समीकरणों की वजह से मैनपुरी में एक अच्छा रिजल्ट समाजवादी पार्टी को जरूर मिला, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, जो अथक प्रयास किए, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है जी। और आने वाले समय में, अभी चूँकि उपचुनाव था, आदरणीय नेताजी का निधन था, उनके बाद वहाँ चुनाव हो रहा था, तो ये एक अलग स्थिति थी। लेकिन हाँ, 2024 के लोकसभा के चुनाव में इसी मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हम जिता के लाएंगे और अच्छा। पूरी मेहनत करेंगे, और वहाँ पर पन्ना प्रमुख से लेकर के बहुत शुक्रिया। बूथ पन्ना लेवल प्रमुख तक तो के निकले ही संगठन नहीं। को फिर से आपको मजबूत पता है करके 77-78 बूथों में बस्ता तक नहीं लगा था। नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सहानुभूति की बात थी, और ये सहानुभूति भैया, की जब आपके वजह से नेता लाइन लग के वहां जो भी सजदा कर स्थितियां रहे रही, थे, तो उसी दिन मैनपुरी की इबारत लिख दी गई थी कि मैनपुरी का परिणाम क्या होगा। नहीं ब्रजेश जी, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि वोटर साइलेंट था और उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि जो नेताजी को सच्ची? दी, ये उसका परिणाम है। ठीक है, शुक्रिया आपका संजीव जी। जी, मैं पर बाकी चर्चा को आगे मैं बढ़ाता नहीं समझता हूँ। हूँ। सुनील साजन जी, मेरे साथ धन्यवाद। मौजूद हैं। देखिए, दूरियां तो खत्म हो गई, लेकिन जो दिल के भेद हैं उनको खत्म करना बड़ी चुनौती है। कैसे खत्म होगा? आपने अतीत में जो कुछ भी शिवपाल यादव के साथ हुआ वो कैसे भूल जाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि जो घटनाक्रम हुआ है, समाजवादी पार्टी या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उसके जितने नेता, कार्यकर्ता, शुभचिंतक थे, वो सब लोग चाहते थे कि परिवार एक हो जाए। अभी दीपक जी बैठे हैं, अगर वो दिल से बोलेंगे तो वो भी चाहते थे, हम लोग भी चाहते थे, सब लोग चाहते थे। और जनता के बीच में जो जनता चाहे और पार्टी में जो वर्कर चाहे, जब वो हो जाता है तो बड़ी ताकत मिलती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के आने से हमारी ताकत दोगुनी हो गई। और वो सिर्फ कहा नहीं, वो उपचुनाव में कार्यकर्ताओं को ये महसूस हुआ, दूनी ताकत हुई। इसीलिए कई गुनी ताकत के साथ गांव में सबसे संवाद करके चाचा ने अपने को समर्पित कर दिया आपके यहाँ। अब आप उनके लिए क्या करोगे? देखिए, ये माननीय चाचा जी का बड़प्पन है कि उन्होंने कहा जो बातें कही, लेकिन हम जो मानते हैं और जो मैं समझ सकता हूं एज ए वर्कर कि समाजवादी पार्टी में अब नेताजी नहीं रहे हैं, तो जो चाचा की भूमिका होगी वो नेताजी वाली भूमिका होगी। संरक्षक बनाओगे क्या? वो हमारी संरक्षक? पार्टी के अगुवा होंगे, वो हमारी पार्टी के अभिभावक होंगे। उनका जो अनुभव है, उनका जो तेवर है, जो अभी आपने कहा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत वो केयरफुली कुछ बोल भी रहे हो कर आप, देने वाली एक लाइन चुन चुन के बोल रहे हो। कोई प्रेशर है आपके नहीं, ऊपर? कोई प्रेशर नहीं, खुशी है। नेचुरल प्रेशर आपकी बातें नहीं लग रही? नहीं, खुशी है और खुशी में हम नेचुरल लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं ये आप तय करेंगे, लेकिन हमें खुशी है और हम खुशी से कह रहे हैं कि ये भाजपा जब से मिले हैं चाचा जी, दबाव बना रही। भाई, आप कह रहे हैं कि हम सुरक्षा छीन लिए, हम कार्यालय छीन लेंगे, हम जेल भेज देंगे। माननीय शिवपाल यादव जी जेल जाने से डरते हैं क्या? या माननीय अखिलेश यादव जी जेल जाने से सिक्योरिटी हमसे लो, बंगला हमसे लो और वोट उनके लिए मांगो, कैसे? मतलब ऐसे ये सवाल नहीं है। बीजेपी सब कुछ छीन ले, लेकिन अब माननीय अखिलेश यादव जी, शिवपाल जी मिल गए हैं, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इतनी ताकत के साथ लगेगा, बीजेपी से सरकार छीन लेगा। और ये बात बीजेपी जानती। ब्रजेश जी, आपने अभी बीजेपी प्रवक्ता से पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं,
वो भी महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने दोनों कहा बेचारों लोगों ने कि के सच्ची मिलने वाली के बाद श्रद्धांजलि दी। जो स्थिति भारतीय जनता ये पार्टी appreciate की करेंगे। मैनपुरी में हुई है, वही स्थिति 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश में होगी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं दीपक मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। दीपक जी, अब पार्टी तो आपकी विलय कर गई है, तो अभी मैं आपको PSPL लिखूं या फिर समाजवादी पार्टी लिखवा दूं? देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, हमारा और सपा का, समाजवादी आंदोलन और विचारधारा का नाभि और नाल का संबंध है। समाजवादी विचारक के रूप में आप पहले भी बुलाते रहे हैं, आज भी उसी रूप में बुलाएं, अब लिखें चाहे आप जो। समाजवादी कार्यकर्ता तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और बता, अरे मैं तो इज्जत दे रहा हूं। आप ही ने अपनी पृष्ठभूमि में कहा, पूर्वपीठिका में कहा, पर भाई आपकी हम तो नहीं, आप इज्जत कैसे दे सकते हैं? आप बड़े हैं, आप स्नेह दीजिए, आपका अधिकार है आपका, और आप देते भी रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों का नेक्स्ट रोल क्या होगा? पहली चीज तो शिवपाल यादव का भविष्य अब क्या है, उनकी भूमिका क्या होगी? और दूसरी बात, वो जो नेता कार्यकर्ता शिवपाल यादव का सपोर्ट कर रहे थे, अब उनका क्या होगा? उनका एडजस्टमेंट इस पार्टी में कैसे होगा? आदरणीय ब्रजेश जी, मैंने आप ही के साथ संवाद में कहा था, अरे सूदो जिया देखा नहीं जाता मोहब्बत में, ये सौदा और सौदा है, ये दुनिया और दुनिया है। आपने देखा, आपने पूर्वपीठिका में कहा कि हम शून्य थे, लेकिन हम जैसे ही भाई अखिलेश के साथ जुड़े, उनकी ताकत 100 गुना हो गई, और उसमें हम भी समावेश थे। गंगा जमुना का जब संगम होता है तो फिर उस संगम का महत्व अलग हो जाता है ना। तो हमारा जो संगम है वह समाजवादी आंदोलन के इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। ये समझ में आपको आने में 4 साल लग गए संगम कि किसका आप था? लोग संगम हैं और अभी तक अलग अलग बह रहे थे। हम क्या, ठीक है, देखिए 4 नहीं 40 साल लगते, देर आए दुरुस्त आए तो। और एक चीज और बता दे, कभी कभी समय प्रतिकूल होता है, समय अनुकूल आया, हम आए। अब नया विहान, नया सूर्य, रात की काली की चर्चा क्यों की मुझे जाए? चिंता है कि अब आप ये लोगों का क्या होगा? मतलब शिवपाल यादव तो शामिल हो गए, नीचे वालों का कैसे? मतलब चिंता नहीं, मैं कोई लड़ाई नहीं लगा रहा हूं, जस्ट पूछ रहा हूं। आपकी जो अपनी चिंता संतुष्टि के लिए है पूछ रहा हूं। बस नहीं ना करनी चाहिए। देखिए आपकी चिंता है वह स्नेहासिक्त चिंता है, वो हमारे लिए सुखद है। असली चिंताग्रस्त तो भारतीय जनता पार्टी है, जिनके माथे पे दीपक जी आज कुछ असहज लग और रहे एक हो चीज और आप। बता दे, एक ऐतिहासिक उदाहरण देने के ना मैं तो और भी सहज हूं। अब क्या चाहिए? शिवपाल जी को उनके भातृज अखिलेश जी मिल गए, 1000 गुनी ताकत बढ़ गई। दीपक मिश्रा मेरी सुरक्षा के लिए लघु भ्राता सुनील आपके साथ ही बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और बता आप दें, लोगों बस एक ऐतिहासिक पक्ष जिसका उदाहरण करना चाहेंगे, क्योंकि आपका डिबेट चूंकि पढ़े लिखे लोग भी देखते हैं और कॉपी कलम लेके देखते हैं। एक उदाहरण, 1963 में आचार्य जेबी कृपलानी और डॉक्टर लोहिया मिलते हैं और लोहिया उपचुनाव जीतते हैं। उसके बाद क्या होता है? 67 आते वह कांग्रेस, जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, वह 9 राज्यों से जाती है, और 77 का काम लोहिया के दोस्त जयप्रकाश जी। क्या ये बड़ी चुनौती होगी कि समाजवादी पार्टी और कि प्रगतिशील अब वही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आपस में सहज रिश्ता हो और समावेश ठीक से हो जाए? ये चुनौती होगी। मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता बहुत ही सहज है, क्योंकि संबंध जो है वह नाभि और नाल का संबंध है। तो हमारे repeat मार रहे आदर्श हो आप। एक, हमारी आत्मा एक, अब Thank you. शरीर भी एक है। थैंक यू। जी। प्रदीप सिंह को मैं आमंत्रित शरीर करता भी हूं। एक उत्तर है। प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, चाचा भतीजा तो एक हो गए। आपकी पहले तो बुरी दुर्गत थी, अब तो और संभावनाएं विपक्ष में किसी के लिए तो कुछ बच नहीं रही है। अब यही लोग लड़ेंगे बीजेपी से। अब तो सफेद झंडा लगाने के अलावा विकल्प तो कुछ कम ही दिख रहा है। कैसे? ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर जो शिवपाल जी और अखिलेश जी का मिलन एक स्वाभाविक मिलन है, एक परिवार में चचा भतीजे का मिलन है, और इससे कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। विपक्ष का कोई भी राजनेता और किसी भी विचारधारा के लोग जब एक मंच पर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, बीजेपी को भी कोई आपत्ति नहीं, बस कह रहे हैं सिक्योरिटी कम कर लो, बंगला दे दो वापिस।
नहीं, इसलिए आपत्ति है कि आज बाकी मोदी, कोई आपत्ति नहीं की उन्होंने। आपत्ति नहीं, इसलिए आपत्ति है कि आज मोदी मैजिक गुजरात तक सिमटता गुजरात तक सिमट के रह गया है, और वहां भी इमोशनल कार्ड के द्वारा कि हम गुजरात के बेटे हैं, गुजरात के या इस तरह इमोशनल कार्ड के द्वारा केवल और केवल गुजरात सर आपको अपनी उत्तर प्रदेश में चिंता क्यों नहीं? मुझे फिक्र है, इसीलिए आपको बुलाया। नहीं, निश्चित तौर पर हम बता रहे हैं, देखिए ये उनका आंतरिक मामला, उनका पारिवारिक मामला। हम पूरी तैयारी के साथ नगर निगम के चुनाव में आ रहे हैं और 2024 की हम तैयारी कर रहे हैं। इस कौन किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, क्या इससे कांग्रेस प्रत्याशी तो मिल ही जाएंगे नगर निगम चुनाव में? निश्चित तौर पर प्रत्याशी मिल रहे हैं। प्रत्याशियों की एक भीड़ है और लगातार हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, हमारी बैठकें चल रही हैं काफी भीड़ और है। आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा, आपको चमत्कारिक परिणाम आपको नगर निगम के चुनाव में भी दिखाई पड़ेंगे ब्रजेश जी। क्या तो चमत्कारिक हो सकता है? तो निश्चित तौर पर हम अपनी थोड़ा ताकत बताओ तो, खुलो तो थोड़ा, ओपन हो। हम अपनी ताकत दिखाएंगे, चाहे 17 नगर निगम में भी दिखाएंगे और आप निश्चित तौर पर आप खाबरी जी के नेतृत्व में, खाबरी जी के नेतृत्व में दिखाएंगे, श्रीमती आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में दिखाएंगे और निश्चित तौर पर हम आप बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूँ, SBSP यानी समाजवादी अलायंस के पुराने पार्टनर, आजकल समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और काफ़ी कुछ खिलाफत भी कर रहे हैं। इनको मैं बहुत शुक्रिया आपका अरुण। देखिए आप तो कहते रह गए, लेकिन किस तरह से मैनपुरी जीते, सुना आप एक दिन निकले नहीं घर से मैनपुरी की जीत के ऐलान के बाद, आज निकले? नहीं, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अनवरत जनता के बीच में बने हुए अरे हैं आपकी और बात कर जनता रहे के हैं। दुख सुख में जा रहे हैं, और हम भी जनता के दुख सुख में खड़े हैं, आप देख नहीं रहे हैं। हो सकता है कि आपके कैमरे में हम लोग नहीं दिख रहे होंगे। अरे आप कैसे तो नहीं इसलिए दिखोगे, रोज जो है- दिखते हो। नहीं, वो तो अगर आप देखेंगे तो हमारे नेता आज गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ तमाम कार्यकर्ताओं के दुख सुख में और उनके कार्यक्रमों में शामिल हुए, और हम लोग भी कार्यक्रमों में शामिल हुए। आपने मैनपुरी अब की दरअसल क्या जीत है और कि- शिवपाल अखिलेश के मिलने को आप लोगों ने किस तरह से लिया पॉलिटिकली? देखिए क्या है कि मैनपुरी का चुनाव संवेदनाओं का चुनाव था, वहां सिंपैथी का चुनाव था, और आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की निधन के बाद से जो वहां का माहौल बना था, देखिए क्या है, वो एक सामान्य नेता नहीं थे, वो एक देश के बड़े नेता थे और 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 बार विधायक रहे हैं। तो ऐसे सामान्य लोग वहां कैसे छोड़ देंगे उनका साथ? तो वो एक लड़ाई थी। अरे भाई भावनात्मक लड़ाई राजभर थी, जी, सिंपैथिक लड़ाई थी। मतगणना के पहले आपकी भाषा बिल्कुल अलग थी, आप ललकार रहे थे, चुनौती दे रहे थे, झपट रहे थे इनकी तरफ। आज आप बता रहे हो बहुत बड़े नेता थे और सिंपैथी है। मैं उस टाइम आपकी जैसे भाषा क्या बिल्कुल है, अलग आप थी। बताइए, अगर मैं यही बात गोला गोकर नाच पर कहूं, तब तो वो सिंपैथी नहीं कही जाएगी क्या? वहां भी सिंपैथी में भाजपा चुनाव जीती थी, वहां भी सिंपैथी ही था, लेकिन सवाल इस बात का, हमारे प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया, हम लड़ाई से बाहर हो गए और हम जनता के बीच में अपने दूसरे कार्यक्रम को लेकर निकल लिए। जहां तक रहा सवाल कि आदरणीय शिवपाल यादव जी मिल गए, समाजवादी पार्टी में विलय कर दिए और चमत्कार हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जब बिल्ली दूध पीते हुए जब जल जाती है तो माठा भी फूक फूक कर पीती है। क्या नहीं हुआ था पूर्व में जितने घटनाक्रम थे? क्या आंख से आंख मिलाकर के राजनीति कर सकते हैं? जो बात निकली थी वो दूर तक चली गई, क्या उस दूर तक की बात को वापस कर सकते हैं? तो ये परिवार, आप चाहते हैं कि ये लोग अलग हो जाएं, या आपका क्या है मतलब, आपका क्या चाहते हैं कि गलत मिल गए, इन्हें नहीं मिलना चाहिए? देखिए मेरा मतलब है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वो परिवार के लोग हैं, हर चुनाव में एकजुट रहते हैं, बाद में फिर कुछ समय बाद युद्ध में निकल आते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। यहाँ तक कि हम तो बड़ा चिंतित इस बात से हैं ब्रजेश जी, ये चिंतित इस बात से है कि जिन लोगों ने माननीय शिवपाल यादव जी को दलाल शब्द से प्रयोग किया, वहां चापलूस शब्द से प्रयोग किया, उनको बीजेपी का एजेंट शब्द से प्रयोग किया, बीजेपी के इशारे पर बोलने वाला बताया, अब वो लोग कैसे उनसे बात करेंगे? अरे भैया, जब आपको बर्दाश्त कर लिए तो उनको बर्दाश्त करने में कौन सी समस्या है? नहीं, वो ठीक है, लेकिन राजनीति में जब व्यक्ति अपने आप तो पूरा का पूरा निकल गए जब आपको बर्दाश्त किए बैठे हैं। नहीं, वो तो अब हम भाई, हमारा अच्छा, राजनीतिक दल है, वो उनके संगठन के नेता है, हम तो राजनीतिक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के दम पर राजनीति करते हैं। और हमने सदन में देखा, अभी आपको वर्तमान में हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, प्रदेश में बिजली के बिल से गांव की जनता परेशान है, 500 बकाया है, बिजली कनेक्शन कट जा रहा है, लेकिन वही 10-10 लाख बकाया वालों का बिजली कनेक्शन नहीं कट रहा है। लेकिन वहां सदन में साथ देने की बजाय, समाजवादी पार्टी विपक्ष के नाते साथ देने की बजाय वहां हंगामा कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश में जो हम अपनी लड़ाई, गरीबों को जो निःशुल्क बिजली देने की बात कर रहे थे कि सरकार अगर पूंजीपतियों का बिजली का बिल माफ कर देती है तो गरीबों का बिजली बिल क्यों नहीं माफ कर रही है? अब वही सिक्योरिटी भी लोगे और बिजली के बिल का मुद्दा भी उठाओगे, ये दो चीजें एक साथ कैसे? मतलब जनता का मुद्दा है, जनता का मुद्दा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का है, ये बात तो नहीं थी कि आप इस तरह की भाषा बोलो। मुद्दा है।
उत्तर प्रदेश में जातिवाद Thank you. जनगणना कराने का मुद्दा है, शराबबंदी का मुद्दा, ये तो जनता का मुद्दा है ना। इससे तो हर दल को साथ देना बहुत चाहिए। शुक्रिया ये आपका। बात मैं आपको पर बता चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। नावेद शिको मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका नावेद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो ये बताइए कि मैनपुरी की इस जीत के मायने क्या हैं, और दूसरा, चाचा भतीजा जब मिले हैं तो यूपी की राजनीति में आप कोई परिवर्तन की आहट देख रहे हैं, या फिर ये एक सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम है? देखिए, ये जीत तो ब्रजेश जी ऐतिहासिक है, इसको तो सब लोग मानेंगे, इतने बड़े अंतर से अगर जीत हुई है। दूसरी बात, ये बात मैं नहीं मानता कि श्रद्धांजलि थी, सहानुभूति थी और ये समाजवादियों का गढ़ था। देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बड़ी ताकत है खासतौर से उत्तर प्रदेश में कि वो भेद रही है, वो किलों को ही भेद रही है, वो दूसरों के घर में ही घुस रही है, और उसकी रणनीति और उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए कि कई घरों में वो घुस चुकी है, हरा चुकी है, और जहां पर वो कमजोर होती है वहीं पर ताकत पैदा करती है। ये इतिहास है। 5-7 साल में देखिए, अमेठी को खत्म कर दिया, कांग्रेसी गढ़ तोड़ दिया, समाजवादियों का भी गढ़ तोड़ दिया, रामपुर को भी खत्म कर दिया, तो मैनपुरी को भी हरा देना कोई आसान बात, मतलब अच्छी खासी आसान बात थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन समाजवादियों ने अच्छी लड़ाई लड़ी, इस बात में कोई शक नहीं है। अखिलेश यादव जी ने अच्छी लड़ाई लड़ी, और अखिलेश यादव जी जानते हैं कि हम कैसे चुनाव जीते हैं। क्या ये एक नेचुरल अलायंस है इन दोनों का, या फिर अभी बड़ी मुश्किल आएगी क्योंकि अतीत ऐसा रहा है दोनों का? देखिए, एक सीधी सी बात है, इस बात को समझना होगा कि अखिलेश यादव जी को शिवपाल जी की जरूरत थी, और अखिलेश यादव जी ये समझते हैं, इस मामले में बड़े समझदार है कि कहां पर किस सिर्फ मौके में अखिलेश जी को शिवपाल जी की जरूरत है? दोनों को देखिए, बार बार शिवपाल जी तो बेचारे बार बार वर्षों से कहते रहेंगे मुझे सम्मान चाहिए, मैं तो समाजवादी पार्टी में आना चाहता हूं, मैं तो अखिलेश यादव जी को अपना नेता मान चुका हूं, उसके बाद भी उनको सम्मान नहीं मिला, उनको पद नहीं मिला, उनको हत्ता ही मिला। लेकिन इस वक्त अखिलेश यादव जी को लगा कि यहां पर बड़ा कठिन इलेक्शन होने जा रहा है। यह बात जो मैं कह रहा हूं उन्होंने भी महसूस की होगी कि भारतीय जनता पार्टी जहां कमजोर होती है वहीं ताकत पैदा करती है, और वो समाजवादी पार्टी के किलों को खत्म कर रही है, ध्वस्त कर रही है, ध्वस्त करके दिखाया भी। और नेताजी की संपत्ति तो वो भी लेके आ रहे थे, भाजपाई भी तो कह रहे थे कि नेताजी तो हमारे थे। जीत लिया और रामपुर तो छीन लाई ना बीजेपी। बिल्कुल छीन लाई। मैं देखिए, शिवपाल जी का 33,000 वोट से, जी देखिए, बहुत बड़ा श्रेय है इस बड़ी जीत में, क्योंकि अगर शिवपाल जी शायद नहीं होते, या अखिलेश यादव जी शिवपाल जी को नहीं लाते, या शिवपाल जी नहीं आते समाजवादी पार्टी में और इस चुनाव में प्रचार नहीं करते, तो मुझे लगता है कि मुश्किल होता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अखिलेश यादव जी अब आगे कितने दिन तक इनको लेके चलते हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। समाजवादियों में खुशी की लहर है, जोश है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी, जिससे लोगों की आस टूट गई थी उपचुनाव हारने के बाद, 2-3 उपचुनाव हारने के बाद, अपने गढ़ को खत्म होने के बाद जो टूट गई थी, एक उम्मीद बंधी है। लेकिन ये भी निगाहें हैं कि कितने दिन तक लेके साथ में चलते हैं, क्योंकि ये बात सबने देखी कि विधानसभा चुनाव में भी वो शिवपाल जी को साथ में लाए। बहुत शुक्रिया आपका नावेद जी, लेकिन बाद में वो रिश्ता अपने खत्म विचार हो गया। रखने के लिए। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, कल जब खबर आई कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक हो गए हैं, तो लेकिन कल काउंटिंग के शोर में ये एक पॉलिटिकल घटनाक्रम रह गया था। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि ये जो चाचा भतीजा का अलायंस है, ये बीजेपी को चुनौती देने में सक्षम है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर कोई चुनौती बीजेपी को दे रहा है तो समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। अगर सपा न लड़ती तो ये कांग्रेस और बसपा तो उपचुनाव लड़े ही नहीं थे। फिर कौन जाता है? MIM लड़ने जाती कि लोकदल लड़ने जाती? रही बात मुलायम सिंह के जाने के बाद, जो उनके जीवन काल में नहीं हो पाया, वो उनके जाने के बाद इस उपचुनाव में हुआ। बीजेपी ने एक सीट जीती जरूर, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जब समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी लगातार सभी सीटों पर, और शिवपाल यादव के आने का असर ये है कि मैनपुरी में डिम्पल यादव को लाखों वोटों से बढ़त मिली। शिवपाल यादव को आप एक ऐसे नेता के तौर पर देख सकते हैं जिसने परिवार की खातिर त्याग किया, बलिदान किया, अपमान सहे, लेकिन वो आखिरी में फिर इस कुनबे को बचाने के लिए साथ आ गए। गुस्से में बहुत सारे निर्णय होते हैं। वो फिरोजाबाद में चुनाव लड़े, वहाँ हार गए, लेकिन जब मौका फर्ज निभाने का जब आया परिवार में, तो वो वहाँ पर खड़े रहे और अपनी पार्टी का 6 साल बाद आज उन्होंने विलय करने का ऐलान कर दिया। तो देखिए, अपमान सहकर भी अगर बच्चों को भोजन देने की कला किसी को ईश्वर ने दी है,
तो वो सिर्फ माता पिता को दी है, और जो खून के रिश्ते होते हैं वो जीवन में अलग नहीं हो सकते। चाहे जितना पानी पे लाठी मारो, बाद में फिर वो आके उसी में मिल जाएगा। आप इसको उसी नज़रिए से देखिए। सुरक्षा घट जाए, जांच हो जाए, पद रहा चाहे चला जाए, लेकिन जब खून को खून पुकारता है, परिवार ने पुकारा, तो शिवपाल यादव आगे आए और उन्होंने बहू के लिए, अपने भतीजे के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, बलिदान किया। इन सब की परवाह नहीं की कि आगे उनके साथ सरकार क्या सलूक करेगी। तो इससे बड़ा राजनीति में बलिदान क्या हो सकता है। यहाँ तो छोटी छोटी कुर्सियों के लिए बड़े बड़े ईमान बेचने के लिए लोग तैयार हैं, थोड़ी थोड़ी सुविधाओं पर लोग कहाँ कहाँ नहीं सर झुका देते हैं। तो ये चीज़ें अब दिखती हैं कि जसवंत नगर में शिवपाल यादव आज तक क्यों अजय थे और उनके आने का डिम्पल यादव को क्या फ़ायदा मिला। ब्रजेश जी, जब जब बात आती है गहराई की, तो लोग समुद्र की गहराई के लिए लिखते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं लिखा गया कि उस पुरुष की आंखों में, उस व्यक्ति की आंखों में कितनी गहराई है, कितनी आंतरिक पीड़ा थी जो वो व्यक्त करते थे, लोग उसको समझ नहीं पाते थे। आज अखिलेश यादव शिवपाल के आने के बाद वो संघर्ष का ऐलान कर सकते हैं। उनके पास एक लीडर आ गया है जो लाठी से नहीं डरेगा, जो जेल जाने से नहीं डरेगा। वो चाहे जेल भरो आंदोलन करें, चाहे सड़क पे उतरे, चाहे समाजवाद का कोई भी नया वो आज आंदोलन रूपरेखा तैयार करें। शिवपाल यादव एक जुझारू नेता के तौर पर हमेशा रहे हैं। एक ज़माना था कि जब वो मुलायम सिंह के रहते तक तो उन पर कोई नहीं उंगली उठी, लेकिन परिवार की खटास में दूरियां बढ़ती गईं, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ब्रजेश जी, शिवपाल और अखिलेश की मिलन की बात तो हो रही है, लेकिन मैं एक बात और रखना चाहता हूँ कि बीजेपी हारी क्यों। बीजेपी के बारे में लोग आज ये कहते हैं कि उनका संगठन ये मान रहा था कि सरकार तो है ये चुनाव जिताएगी ही। योगी जी सभाएं कर ही रहे हैं, चुनाव पलट देंगे, तो संगठन शायद सरकार के भरोसे बैठा रहा, योगी के भरोसे बैठा रहा कि जिताने की जिम्मेदारी इनकी है, इसलिए बीजेपी शायद चुनाव हारी। ये लोगों ने बात कही। अब अकेले एक आदमी के दम से अगर चुनाव मेहनत से जीता जाता तो संगठन की जरूरत क्यों थी। लेकिन खैर, बात आती है शिवपाल यादव पर। कहते हैं कि बड़ी अजीब मुलाकातें होती थी हमारी, वो मतलब से मिलते थे और हमें मिलने से मतलब था। एक दौर ऐसा भी आया, लेकिन तुम्हारे पास हूँ, लेकिन जो दूरी है समझता हूँ, और तुम्हारे बिन मेरी हस्ती अधूरी है समझता हूँ। अच्छा, ये दोनों मिले हैं तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? शिवपाल यादव की भूमिका समाजवादी पार्टी में क्या होगी? अब देखिए, और ये गार्जियन बता रहे हैं सुनील शासन जी, कह रहे हैं गार्जियन, मतलब ये तो साइड वाली बात है। शिवपाल के आने से लोकसभा चुनाव की सपा की तैयारियों पर साफ असर पड़ेगा। एक तो जो पुराने नेता हैं, दिग्गज हैं, जो रणनीतिकार हैं, जो मजबूत हैं, उनको शिवपाल यादव कोशिश करेंगे कि आगे लाएं और 2024 के चुनाव में ऐसे कैंडिडेट दें कि जो टक्कर दें जम के। क्योंकि आप देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के पास बहुत पुराने नेता बचे हैं। अंबिका चौधरी हैं, राम गोविंद चौधरी हैं, नारद राय हैं, ओम प्रकाश सिंह हैं, अरविंद सिंह गोप हैं, शाहिद मंजूर हैं, तमाम सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जो अभी समाजवादी पार्टी में इस इंतजार में है कि शिवपाल यादव अगर कोई मुख्य भूमिका में आपको क्या लगता है कि उनकी कोई भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी या फिर सामान्य रूप में रहेगी? देखिए, अगर महासचिव बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। दो ही पद बचा है, या तो प्रदेश अध्यक्ष बने और या फिर वो नेता विपक्ष बने, तब कुछ समाजवादी पार्टी लड़ाई की उम्मीद करे। और आज इस बात की भी चर्चा है कि अखिलेश यादव ने अगर ये कदम 2022 के चुनाव में उठा लिया होता और शिवपाल के हिसाब से भी कुछ टिकट बटे होते 40-50, तो आज तस्वीर समाजवादी पार्टी की कुछ और होती।
तो जो दूरियां, जो कमियां रह गई, उनको तो पूरा करना होगा। देखिए, अब हाथ फैला के नहीं मांगा जाएगा, कुछ देना है तो सम्मान के साथ देना, और जो संघर्ष तभी हो पाएगा। तो कुल मिला के बात इतनी है ब्रजेश जी बीरेन जी। बहरहाल शिवपाल यादव और अखिलेश एक परिवार हैं, एक खून है, रिश्ते में भले चाचा भतीजा हैं, अलग हो गए थे, लेकिन जब पुकारी गई, पुकार हुई, जब संकट आया, जब परिवार की बात आई तो एक हो गए जी। तो सुनिएगा, एक साहित्यकार ने लिखा है इसी पर कि मेरे जीने और मरने में तुम्हारा नाम आएगा, और मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा, और हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध का मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा मौजूद हैं। संजीव जी, राजनीति जो है वो समीकरण और संकेतों से चलती है। मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं, फिर चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। आपको खतौली सीट का आकलन है कि खतौली सीट में एक्चुअली सोशलिस्ट अलायंस के अलावा भी एक अलायंस में नया पार्टनर जुड़ा, चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष। आपने ये बात महसूस करने में चूक कर दी कि एक नया अलायंस तैयार हो रहा है आपके खिलाफ उत्तर प्रदेश के भीतर, जो बीएसपी के वोट बैंक को खींचकर सोशलिस्ट अलायंस की तरफ ले जा रहा है, और आप वक्त रहते उसकी कोई काट नहीं खोज पाए? देखिए ब्रजेश जी, खतौली में हमारा कैंडिडेट हारे हैं, ये बात सही है, लेकिन ये पार्टी को तय करना है वहाँ कील काटा कैसे दुरुस्त होगा, ये पार्टी अपना तय करती है, और उसके बाद ही हम लोग उस पर कुछ बोल सकते हैं। थोड़ा कील कांटा को परिभाषित करिए। मैं ये वर्ड थोड़ा खटका है कि वो कील कांटा का मतलब क्या है? क्या स्थितियां और क्या परिस्थितियां रही होंगी, मैं उस विषय पे बोल रहा हूँ। ओके। यहाँ ये जरूर है कि आपकी 35-40 मिनट की डिबेट में जो स्थिति समझ में आई, मुझे जितना मुझे राजनीतिक ज्ञान है, 35 साल हो गया राजनीति करते हुए मुझे भी, लेकिन मैंने देखा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में वीरेंद्र जी कह रहे थे संकट आ गया, संकट नहीं आ गया बल्कि अस्तित्व का संकट है। आपने बड़ा अच्छा कहा कि साहब वो गार्जियन है, वो नेताजी की जगह लेंगे। अरे नेताजी की जगह लेंगे तो फिर नेताजी को तो 2 महीने का आपने टाइम दिया था कि 2 महीने के लिए मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो लेने दो, और नेताजी को आपने उसके बाद धोखा दिया, आपने नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा नहीं बनने दिया। आज पीएसपीएल के अध्यक्ष थे चाचा, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी, आपने पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया, उनकी पार्टी का विलय कर लिया। अब इसके बाद क्या हो सकता है? तो बड़ा अच्छा वीरेंद्र जी कह रहे थे कि या तो इनको विधानमंडल दल का नेता बना दिया जाए या इनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाए। अरे विधानमंडल दल की वजह से तो लोकसभा, आप वीरेंद्र जी के बगल से फायर क्यों कर रहे हो? सामने सामने बात करो, ओपन डिबेट हो रही है। नहीं, मैं तो सामने बैठे सुनील शासन, इनसे हिसाब कर लो। उस आधार पे कह रहे नहीं, मैं तो नहीं किसी से मुझे हिसाब किताब नहीं करना, वो भी छोटे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो तीर है, जो सिस्टम है, उसको तो बताना पड़ेगा। विपक्ष आपके खिलाफ यूनाइट हो रहा है। आप देखो कि इनका एक अलायंस, और कांग्रेस भी इन्हीं के साथ खड़ी थी, अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस भी अपोजिशन के साथ थी इस बाई इलेक्शन में, कोई प्रत्याशी तक नहीं दिया था। ब्रजेश जी कौन सा ऐसा अलायंस था जो नहीं हुआ अभी तक? 17 में काम बोलता था तो क्या जरूरत थी कांग्रेस से गठबंधन करने की, जो कह रहे थे 27 साल और कांग्रेस बेहाल। आज खैर 32 साल कांग्रेस बेहाल हो गए। 19 में इन्होंने कहा कि भाई सपा बसपा एक, मतलब 80 सीटें हमारी। स्थिति क्या रही, परिस्थिति क्या रही, आपने देखा। तो कहने का मतलब मेरा बहुत साफ है, 17 में आपने कहा ईवीएम खराब, 19 में आपने कहा कि बड़े दल से हमने गठबंधन कर लिया, वो हमें ठीक नहीं, हमें सूट नहीं किया। 2022 में जब आप सोच रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हमारी सरकार बनने जा रही है, क्या समीकरण थे? उपचुनाव में आप आजमगढ़ हार जाते हैं, आप लोकसभा का उपचुनाव में आप रामपुर हार जाते हैं, लेकिन ना आत्मचिंतन नहीं करते। आप आत्मचिंतन करना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हार के बाद आप भी आत्मचिंतन नहीं कर रहे हो, ये भी मतलब एक विषय है।
ओके ऑल राइट। सुनील साजन आप मुझे बताइए, नहीं, देखिए, ये कह रहे हैं पहले भी तो ब्रजेश मिल जी, लिए थे, मैंने क्या कर लिया बीजेपी का जो आगे भी कर लोगे? मैंने इसीलिए कहा थैंक 10 यू, सेकंड और दीजिएगा, 10 मैं दे दूंगा सेकंड और टाइम, दीजिएगा। प्लीज वेट, अभी थोड़ा रुकिए, अभी दस डिबेट को सेकंड आगे जी, बढ़ाते हैं, 10 मैं दूंगा सेकंड समय, और दीजिए। दूंगा मैं समय, बता प्लीज वेट, दूं कि प्लीज वेट। 3 उपचुनाव में 2 सीटें हमारे पास नहीं थी, एक ही थी, ऑल राइट, यस सुनील साजन, और एक ही आज भी है। हम तो पहले मिल गए थे तो क्या कर संजीव लियो जो भाई। आगे कर लोगे, बोलिए आप। देखिए संजीव भाई की एक बात से मैं सहमत हूं कि समाजवादी पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने आत्मचिंतन किया, गठबंधन हो गया, विलय हो गया, आपके सामने है। और हम इन्हें धन्यवाद देंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि आप इसी तरीके से मार्गदर्शन करते रहिए। हम लोग आत्मचिंतन करके रास्ता निकालते रहेंगे बेरोजगार नौजवानों का, किसानों का, पिछड़े, दलित, मुसलमान, अगड़े, व्यापारी और बहन बेटियों के जो मान सम्मान से आप लोग खेल रहे हैं, उनकी सुरक्षा का, उनकी नौकरी का, उनके सुखाल जीवन का रास्ता अगर कोई निकालेगा तो समाजवादी पार्टी निकालेगी। दर्द कहां है ब्रजेश जी, आप समझिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, वो सबसे तेज कहता है कि हम राष्ट्रवादी हैं। जो सरकार में शामिल सबसे ज्यादा बेईमान है, वो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है। तो इनके यहां राष्ट्रवाद की परिभाषा अलग है, नहीं, इनके यहां विकास की परिभाषा अलग है। इनके यहाँ विकास कैसा सड़क बना है? संजीव जी आपके बारे में किसी ने दखल नहीं दिया, हम तो नहीं आपको सुनना चाहिए। संजीव जी आपको सुनना चाहिए, संजीव जी आपको सुनना चाहिए, संजीव जी आपको सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। प्यार से सुन रहे थे, हम तो सच बोल रहे हैं, आप सच सुन लो। आपका तो हम झूठ सुन रहे थे। क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में क्या दवा है? उत्तर प्रदेश की सड़कें किस तरीके से है वो आपको नहीं दिख रही है? 15 साल का व्यवस्था आपके द्वारा। एक सेकंड संजीव जी रुक जाओ, कंप्लीट कर लेने दो उनको। देखिए हमें टाइम दूंगा, आपको समय बचा तो निश्चित दूंगा। देखिए संजीव जी, प्लीज वेट। भ्रष्टाचारियों को आप राष्ट्रवादी कह देंगे तो राष्ट्रवादी नहीं हो जाएंगे, झूठों को ईमानदार कह देंगे या सत्यवादी कह देंगे तो सत्यवादी नहीं हो जाएंगे। आप उत्तर प्रदेश में घूमिए और देखिए, जिनसे आपने वादा किया था, आप पिछड़ों का हक छीन रहे नहीं छीन रहे? आरक्षण छीन रहे कि नहीं छीन रहे? दलितों का आरक्षण छीन रहे कि नहीं छीन रहे? मुसलमानों के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, आप बलात्कारियों को बचाते हैं कि नहीं बचाते? बताइए, आपकी सरकार ने चिन्मयानंद जी को बचाया कि नहीं बचाया? आपकी गुजरात में सरकार है, बलात्कारियों को जेल से छुड़वाने का काम कौन करता है? आप बलात्कारियों के हितकारी हैं, शुक्रिया, उनके धन्यवाद सुनील जी, शुक्रिया, धन्यवाद, कि अब समाजवादी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी को दीपक जी एतराज है कि शिवपाल यादव और अखिलेश इकट्ठा क्यों हुए। अब शिवपाल यादव पर बीजेपी कमेंट कर रही है। जी जी, अब देखिए, इनकी तो कार्यप्रणाली है कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। हमारे और समाजवादी पार्टी में, हम लोग तो मूलतः समाजवादी हैं, लोहिया हमारे आदर्श, जनेश्वर जी हमारे गुरु, ये तो सर्वविदित तथ्य है। हम लोगों में थोड़ा सा विभ्रम था, कोई विद्वेष नहीं था। विद्वेष होता तो हम किसी और दल में होते। एक विभ्रम था, वो दूर हुए। जैसे ही आदरणीय डिंपल जी जीती, मैंने अखिलेश जी को बधाई दिया, तुरंत प्रत्युत्तर आया। तो कोई एक विभ्रम था, दूर हुआ, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब हम मिलकर उत्तर प्रदेश के जनमानस में जो विभ्रम पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रवाद के नाम पर, राम राज्य के नाम पे। राम राज्य क्या है? एक समाजवादी व्यवस्था है। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। विषमता का विभेद मिटाना ही तो समाजवादी आंदोलन का लक्ष्य है। इसीलिए तो डॉक्टर राम लोहिया राम मेला लगाते थे, रामायण मेला का आयोजन करते थे। नहीं लगाइए, भारतीय जनता पार्टी आप भी लगाइए, आप क्यों पीछे रह जाएं इस काम में? बिल्कुल, और नहीं लगाना ही पड़ेगा। लगाओ जी, नहीं लगाइए। अब पीछे भी रहेंगे तो क्या दिक्कत है? मैंने कब कहा पीछे रहोगे? लगाओ भैया। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि खाद बनो। कहाँ लगाओगे? उन्नाव, बाराबंकी, लखनऊ, जी जी, कहाँ लगेगा मेला? हम लोग भी आएंगे, देख लेंगे थोड़ा। और अरुण को मैनपुरी से लगाना शुरू किया है, मैनपुरी से लगाना शुरू किया है, पूरे देश में लगेगा। ये कह रहे हैं 32 साल में तो खड़े होने का मौका नहीं है, जमीन तक यूपी में खत्म हो गई। संजीव ने तो बड़ा तगड़ा कमेंट किया।
संजीव जी लगातार, संजीव जी यहाँ बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय नेता तमाम तरह की भाषा लगातार बोलते रहते हैं। अभी हिमाचल से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर मैनपुरी तक लगातार भारतीय जनता पार्टी सिमटते ही चले जा रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी आत्मावलोकन करने की स्थिति में नहीं है। इनके कोई भी नेता इस पर चर्चा नहीं समाजवादी करते। पार्टी आप क्यों हट रहे हो? हम इसलिए हट रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी मैजिक है लगातार सिमटता जा रहा है। आज हिमाचल पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल पे एक लफ्ज नहीं बोलते, लगातार एक बात बता रहे हैं कि आप मोदी मैजिक, आप गुजरात देख लीजिए, मोदी मैजिक देख लीजिए, लेकिन हिमाचल में एक लाइन भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रवक्ता बोलते नजर नहीं आते। आज उत्तर प्रदेश में आप बात कर रहे हैं, तमाम चीजों पर इन्होंने तमाम बातें कही। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने चिन्मयानंद पर चर्चा की। आज भी जब हम बहस कर रहे हैं, आज भी हम जब बहस कर रहे हैं तो चिन्मयानंद आज भी भगोड़ा है। अदालत से वारंट है और पूरी की पूरी सरकार चिन्मयानंद के साथ खड़ी है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का एक भी लफ्ज आया, एक भी शब्द आया? अरुण ये बता रहे हैं कि रामायण मेला लगवाने जा रहे हैं, कैसे? मतलब ये क्या है? दीपक मिश्रा क्या ऐलान कर रहे हैं? चलो साथ चला जाएगा। उस मेला में जो प्रोडक्ट रखेंगे वो पता नहीं कौन प्रोडक्ट लेकर के आएगा, कहाँ से लेके आएगा, वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन जो मेला लगाने का समय था, आप उस मेले से क्या खरीदोगे? उसमें तो झुंझुना मिल जाएगा, इनके मेले में झुंझुना, मेले में इनका जैसा प्रोडक्ट कोई नहीं। अरे कोई प्रोडक्ट तो खरीद ही सकते हैं मेले में। इनका जैसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। पार्टी इनके विषय पे नहीं जा रही है। हम अगला कार्यक्रम बना लिए हैं, सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी महिला हक अधिकार महारैली 18 दिसंबर से। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी जो मेला लगाएगी, उस मेले में जाओगे कि नहीं जाओगे? देखिए वो मेला बड़ा गूढ़ सवाल है, सोच समझ के बोलना। दीपक मिश्रा जी ने इतनी तीर चला दिया है कि हो सकता है उस मेले में बनाने में ही, मेला इकट्ठा करने में ही समय गुजर जाए, दिन गुजर जाए, उम्र गुजर जाए, लेकिन अब वो दौर नहीं आएंगे। तो आप ऐसा क्यों सोचते रहते हो? गगरी फूट जाए, गगरी फूट जाए, ऐसा क्यों मनाते रहते हो दिन भर? मैं देख लिया हूं ना, मैंने देख लिया। देखिए अभी आप लोग कह रहे हैं कि चाचा एक हो गए हैं, चाचा बहुत तोप चला देंगे, बहुत तीर चला देंगे। तो 2022 में भी चाचा एक थे, तीर नहीं चला पाए। 2000 अभी उपचुनाव हम थोड़ी कह रहे थे भैया, आप ही कह रहे थे खदेड़ा हो गए, हमने थोड़ी कहा था। आप ही कह रहे थे रोज रोज खदेड़ा हो गए, हमने थोड़ी कहा था। देखिए वो क्या है, मुद्दा का खदेड़ा हम चाहते हैं ना। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दूर हो, हम चाहते हैं कि घरेलू बिजली का बिल माफी हो, हम चाहते हैं एक समान। अच्छा, दीपक मुझे अभी मैसेज किए हैं और कहें कि आपसे ये सवाल किया जाए कि आप इनके मेला में आओगे कि नहीं आओगे? नहीं, देखिए मेला में, अभी मेला कहाँ लगाएंगे वो पहले तो स्थान बता दें। उनके मेला में तो बैठे हैं समाजवादी पार्टी के नेता श्री हमारे साजन जी, वो जा सकते हैं। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना मेला लगाने जा रही है। इनके मेला में ना होगे, रैली का मेला लगाने जा रही है। समझ गया, थैंक यू। 50,000 महिलाएं इकट्ठा होंगी और थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एकजुट होंगी। नावेद जी, यूपी की राजनीति में आप कोई परिवर्तन की आहट महसूस कर रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकना बड़ा मुश्किल है? जी बहुत कठिन है और इसीलिए अखिलेश यादव जी के ऊपर बड़ा दारोमदार है। सीधे लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही फिलहाल, ये सब लोग जानते हैं। और अखिलेश जी के साथ में शिवपाल यादव जी जमीनी नेता आए हैं और उनका संघर्ष जमीनी और उनका रिस्पांस नजर आया इस चुनाव में और लोगों के हौसले बढ़े हैं। लेकिन अभी ये करीब दूसरा दिन आज हो गया विलय होने के बाद में अखिलेश यादव जी का जो बयान आया या अखिलेश यादव जी के जो खास लोग हैं उनके जो बयान आ रहे हैं शिवपाल जी को लेकर, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कह रहे हैं हम मेला में नहीं आएंगे। देखिए मेन चीज है कि संगठन की जिम्मेदारी क्या करें, अब ये इनका कुछ है रास्ता? देखिए मेले में आ जाएंगे ये, अगर शिवपाल जी को अच्छा सम्मान मिला और समाजवादी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ी तो सब लोग आ जाएंगे। इस वक्त अखिलेश यादव जी के ऊपर ये दारोमदार सिक्योरिटी आप दोगे फिर? जी नहीं, सिक्योरिटी नहीं। अभी तो ये कह रहे थे शिवपाल जी का बंगला चाहिए, मैंने सुना है कि वहां से जी उन्होंने डिमांड कर दी कि वो शिवपाल जी का बंगला हमें वहां पर, जी ये सुनने में आ रहा है। ऐसा है क्या अरुण, इनका बंगला चाहिए? हाँ वो चाहिए इन लोगों को, ये बात बिल्कुल। क्यों अरुण? वो वही बता सकते हैं कि उनको कौन बताया। हो सकता है कि वो उनको, अच्छा आप नहीं चाहते हो क्या? संपत्ति अधिकारी क्या तो चाहते हैं? आप नहीं चाहते हो क्या? आपको मिलना चाहिए क्या नहीं मिल जाए चाहिए? आप चाचा ही वाला चाहिए? ये इन बातों पर बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अच्छी बात है भाई, मिल जाए तो अच्छी बात है। हम अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, हम नगर पंचायत चुनाव की तैयारी में। अच्छा सुनिए, मैं मुख्य बात ये है भैया, इस बार नगर पंचायत में कांग्रेस और बीएसपी बहुत टाइट है, ये बात तो साफ हो गई इस डिबेट में।
देखिए शिवपाल जी की बात हो रही है, शिवपाल यादव जी को संगठन की जिम्मेदारी जरूर मिलना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव जी की बॉडी लैंग्वेज और उनके बयानों से लग रहा है फिलहाल उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पड़ता है। समय समाप्त हो चुका है परिचर्चा का। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब इस रोचक परिचर्चा का हिस्सा बने और आप सब ने अपना अपना पक्ष रखा। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने और इसमें सम्मिलित होने के लिए। नमस्कार।